नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। जम्मू कश्मीर के चुनाव में अफजल आ गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने अफजल के बहाने जम्मू कश्मीर चुनाव को पोलराइज कर दिया है। अब्दुल्ला ने पहले आर्टिकल 370 वापस लाने का वादा किया, फिर कश्मीर के लिए अलग झंडे का इरादा जताया और अब आतंकी अफजल गुरु की फांसी को गलत बता दिया। अफजल का नाम लेकर उमर अब्दुल्ला मुस्लिम वोटों को जोड़ रहे हैं। सवाल है कि आखिर बीजेपी क्या कर रही है? क्या उसके पास भी ऐसा कोई मुद्दा है जिससे हिंदू पोलराइज हो? मुद्दे तो हैं, लेकिन हिंदू वोटर पोलराइज नहीं हो रहा। 24 के लोकसभा चुनाव से जो ट्रेंड शुरू हुआ है, हिंदू वोटर अभी उसी पर टिका हुआ है। यह ट्रेंड है जाति का। कास्ट फैक्टर चुनाव में कितना चल रहा है, कैसे बदल रहा है, दिखाते हैं आपको सब कुछ इस रिपोर्ट में। क्या नरेंद्र मोदी के हाथ से हिंदू वोट निकल गया? क्या 8 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी की पार्टी नॉर्थ इंडिया के दूसरे हिंदू बहुल राज्य में हार जाएगी? क्या हरियाणा में हिमाचल प्रदेश रिपीट होने वाला है? संपूर्ण हिंदू वोट पर नरेंद्र मोदी की पार्टी का दावा क्या दूसरे राज्य में फेल हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में 95% हिंदू हैं, फिर भी बीजेपी ये स्टेट हार गई थी। हिमाचल के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली, लेकिन स्टेट में कांग्रेस की सरकार बरकरार है। हरियाणा, जहां हिंदू 87% हैं, मुसलमान केवल 7% हैं, यहां भी क्या बीजेपी हार सकती है? हरियाणा का धर्म कांटा देखकर लगता है असंभव। अगर हिंदू एक तरफ, मुसलमान एक तरफ हो जाएं, तो सारे के सारे 100% मुसलमान मिल जाने पर भी बीजेपी को हराना नामुमकिन है। तो क्या हरियाणा के हिंदू ही नरेंद्र मोदी को हराएंगे? क्या हरियाणा के हिंदू अमित शाह को हरा देंगे? क्या हरियाणा के हिंदू नायब सिंह सैनी सरकार को गिरा देंगे? हरियाणा वो राज्य है जिसे बीजेपी ने पोलराइजेशन के बगैर जीता था। 2014 से पहले बीजेपी यहां चौथे नंबर की पार्टी थी। 2014 में मोदी ने हिंदू ग्लू लगाया तो बीजेपी सीधे सत्ता में पहुंच गई। बीजेपी के लिए वो चुनाव जीतना नामुमकिन था, मोदी ने मुमकिन कर दिया था। 14 के हरियाणा असेंबली चुनाव में बीजेपी सीधे 4 सीट से 43 सीट तक पहुंच गई थी। बीजेपी का वोट शेयर 9% से बढ़कर सीधे 33% तक पहुंच गया था। लेकिन 14 जैसा कॉन्फिडेंस 24 में नहीं बन रहा। क्या हिंदू वोटर एंटी इनकम्बेंसी की तरफ जा रहा है? 8 अक्टूबर को अगर बीजेपी हरियाणा हार गई तो राहुल गांधी को यह कहने का मौका मिल जाएगा कि हिंदुओं के वोट मोदी के हाथ से निकल गए। मुसलमान एक तरफ जा रहा है। क्या हिंदू वोट जबरदस्त तरीके से बट रहा है? बीजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हो रहा। ध्रुवीकरण कराने वाली चीजें तो कई हो रही हैं, लेकिन उनका असर नहीं हो रहा और हिंदुओं को जोड़कर रखने वाला ग्लू कमजोर पड़ रहा है। गाय को भले ही कोई अपने घर में खिलाए या न खिलाए, लेकिन अगर कोई कसाई गाय की हत्या कर दे तो मुझे लगता है कि कोई सनातन धर्मावलंबी इसको बर्दाश्त नहीं करता। बंदर भले ही आपकी फसल को और आपके बाग को कितना ही नुकसान क्यों न कर ले, लेकिन अगर कोई विधर्मी उस बंदर की हत्या कर दे तो आप उसको बर्दाश्त नहीं करते। हरियाणा का चुनाव बिना लहर वाला चुनाव है और बिना लहर के चुनाव में कास्ट डोमिनेट करता है। तो क्या इन चुनावों में वही हो रहा है? हरियाणा में बीजेपी ने 67 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट निकाली तो 14 पिछड़े, 13 दलित, 13 जाट, 9 ब्राह्मण और 5 वैश्य को टिकट दिया। हर लोकसभा सीट के अंदर एक महिला उम्मीदवार जरूर रखा गया। कांग्रेस ने 32 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट निकाली तो 9 जाट, 9 दलित, 7 ओबीसी, 2 ब्राह्मण, 3 मुसलमान, 1 पंजाबी और 1 सिख कैंडिडेट उतारा। विनेश फोगाट के नाम पर मत जाइए। जाति देखने वालों ने विनेश फोगाट की भी जाति ही देखी है। बीजेपी की लिस्ट में पिछड़ा और दलित डोमिनेट कर रहे हैं। कांग्रेस की लिस्ट में जाट और दलित डोमिनेट कर रहे हैं। हरियाणा का कास्ट फैक्टर डिटेल में बताएंगे। बीजेपी और कांग्रेस की
कैंडिडेट लिस्ट का कास्ट कैलकुलेशन भी विस्तार से डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले चुनाव का धर्म कांटा समझते हैं। जम्मू कश्मीर के चुनाव में अफजल गुरु की एंट्री हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि अफजल गुरु को फांसी देने से पहले राज्य सरकार से नहीं पूछा गया था। अगर पूछा जाता तो वो फांसी देने से मना कर देते। My unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. I don't. Do you believe in capital punishment? No. 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 चुनाव में अफजल की एंट्री क्या हरियाणा में असर डालेगी? अफजल गुरु को कानून के रास्ते से फांसी दी गई। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, रिव्यू किया गया, क्योंकि वो देश विरोधी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए, क्योंकि वो देश को तोड़ने वाले षड्यंत्र के पीछे पाए गए। आज उनको कह रहे हैं चुनाव जीतने के लिए कि उनको फांसी देना गलत था, तो पहले आवाज खामोश थी क्या? क्या चाहते उमर अब्दुल्ला? मात्र कुछ चुनाव जीतने के लिए देश को तोड़ने की बात करेंगे? ये वो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में, जिसने अपने घोषणा पत्र में बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि धारा 370 को दोबारा लगाएंगे। और ये वो पार्टी है जिसके नेता फारूक अब्दुल्ला ने अक्टूबर 2020 में कहा कि हम धारा 370 दोबारा चीन के सहयोग से लाएंगे। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, मुझे इस पर जवाब चाहिए। और इन्होंने मार्च 2016 में फारूक अब्दुल्ला साहब ने यह बोला था कि वो 1953 से पहले का जम्मू कश्मीर का स्टेटस चाहते हैं, यानी जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की शहादत के बाद वो जो सदर रियासत यानी प्राइम मिनिस्टर का पद खत्म हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र आया था, वो सब समाप्त करना चाहते हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर में नाबालिग दलित लड़की के साथ रेप के आरोपी मोहम्मद शहबान के हाल्फ एनकाउंटर से क्या फुल पोलराइजेशन हो जाएगा? यूपी के पीलीभीत में लव जिहाद के आरोपी चंगेज खान की लाइव पिटाई हुई। कानून व्यवस्था के सवाल पर बात सियासी होते होते रह गई। हरियाणा के चरखी दादरी में बीफ खाने के शक में मारे गए साबिर मलिक की विधवा को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल बुलाकर सरकारी नौकरी दी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में जहां केवल 5% मुसलमान हैं, वहां 5 मंजिला मस्जिदें खड़ी हो गई। हिंदुओं का आक्रोश क्या हिमाचल से हरियाणा की तरफ ट्रांसफर होगा? असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा मुस्लिम जातियों की गिनती कराएंगे तो जाति जनगणना की डिमांड करने वाले शोर क्यों मचाएंगे? महाराष्ट्र में संत रामगिरी महाराज के एक बयान पर बवाल मचा हुआ है। जब से हमारे महंत रामगिरी महाराज जी ने एक स्टेटमेंट दी है, उसके बाद जो व्यक्ति ने उस स्टेटमेंट का समर्थन किया है, जो व्यक्ति ने उनके स्टेटमेंट का व्हाट्सएप स्टेटस रखा है, उनके घर पे जाके उनको मार डालने की धमकी दी जा रही है। अभी एफआईआर रामगिरी महाराज जी के ऊपर भी हुई है। जो सजा उनको एफआईआर के माध्यम से होगी, वो केस इन्वेस्टिगेशन होगा, स्टेटमेंट देखा जाएगा, उसके बाद होगा ना। मगर ये मार डालने की जो कि धमकियां दी जा रही है हिंदू समाज के अलग अलग लोगों को, हमारे देश में, हमारे महाराष्ट्र में शरिया कायदा अभी तक लाया गया नहीं है। हम 5 दिन का आपको वक्त दे रहे हैं। अगर 5 दिन के अंदर इन लोगों के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 6ठे दिन हम पूरे महाराष्ट्र की मीटिंग लेंगे और एक डेट डिक्लेयर करके इतनी बड़ी रैली मुंबई की तरफ कूच करेंगे हम कि महाराष्ट्र के इतिहास में कभी देखी नहीं होगी। सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप आम लोगों को लड़ाना चाहते हैं, आप दंगे भड़काना चाहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। 58 एफआईआर होने के बाद मैं तो अपील करूंगा लोगों से, आप कहीं पर कुछ होता है तो कोई जरूरत नहीं एफआईआर करने की। जो कार्रवाई करनी है तुम्हें सड़क के ऊपर आओ और करो, तो वो कार्रवाई करने के लिए भी हम तैयार हैं। 5 दिन का वक्त है, इस 5 दिन के अंदर अगर नहीं करते हैं तो हमारी भी तैयारी है। एक्शन, रिएक्शन, फिर एक्शन, फिर चेन रिएक्शन। हिंदुस्तान के चाहे किसी भी कोने में हिंदू मुसलमान हो जाए, उसका असर उस स्थान विशेष तक सीमित नहीं रहता। मिल्कीपुर एनकाउंटर का असर महाराष्ट्र तक जाता है। चरखी दादरी का इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर तक पहुंचता है। शिमला में नियम तोड़ मरोड़ कर बनाई गई मस्जिदों के विरुद्ध हिंदुओं का गुस्सा यूपी बिहार तक फैल जाता है।
जमाना डिजिटल है। मोबाइल बात झटपट फैल जाती है। व्हाट्सएप और फेसबुक पर 30-30 सेकंड का वीडियो भी आग लगा देता है। भड़काऊ बातें पहले की तरह बदस्तूर जारी हैं। समाज में आग लगाने का ठेका लेकर लोग गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर घूम रहे हैं। भावनाएं भड़काने वाला ऐसा ही एक इशू है वक्फ बिल, जिसमें जेपीसी के अंदर भी जूतम पैजार हो रही है। वक्फ बिल पर मुसलमानों में भरपूर तनाव है। आग लगाऊ बातें हो रही हैं। वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जे के आरोप से शुरू हुई बात मस्जिद और कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे के आरोपों तक पहुंच गई है। कितनी हमारी जायदादें हुकूमत के कब्जे में है, हुकूमत के दफातर खुले हुए हैं, उन तमाम को पहले खाली करके वक्फ के हवाले किया जाए, तब हम ये समझेंगे कि तुम हमदर्दी से कर रहे हो। वरना यही समझा जाएगा कि तुम खुले हुए बेईमान हो और मुस्लिम दुश्मनी पर आमादा हो, और तुम्हारी ये दुश्मनी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सड़कों पर आकर तुम्हारी बातों का जवाब दिया जाएगा। हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तरीके से आपने कहा हम मीटिंग्स करने के लिए तैयार नहीं है। हम जवाब देंगे सड़कों पर आकर, और उसके लिए वाहिद रास्ता यह है कि हम कम से कम 1-2% हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान जमा होने चाहिए, दिल्ली में घेराव करना चाहिए। अब हम घर में बैठने के लिए तैयार नहीं है। सड़कों पर आकर बात होगी और सड़कों पर जवाब दिया जाएगा, दिल्ली में जवाब दिया जाएगा। पोलराइजेशन 2 स्टेप में होता है। किसी घटना के बाद पहले स्टेप में मुसलमान एकजुट होता है, रिएक्शन में हिंदू एकजुट होता है। हिंदुओं को एकजुट देखकर मुसलमान और मजबूती से जुट जाता है। इसे देखकर हिंदू भी पूरी तरह पोलराइज हो जाते हैं। बीजेपी की दिक्कत यह है कि मुसलमान तो एकजुट हैं, लेकिन हिंदू एकजुट नहीं हो रहे, यानी पोलराइजेशन नहीं हो रहा है। ये ट्रेंड 24 के लोकसभा चुनाव में शुरू हुआ। 24 के सबसे बड़े चुनाव में मंदिर पर भी वोट नहीं मिले। हिंदुओं को मंदिर से बड़ा मुद्दा लग रहा है। मुद्दा क्या है? हरियाणा में मुसलमानों को फिलहाल कोई मुद्दा ही नहीं मान रहा। एक मुद्दा है विनेश फोगाट, ओलंपियन विनेश फोगाट। कुश्ती के गोल्ड मेडल से चूक गई विनेश फोगाट, जिनको कांग्रेस ने उनकी ससुराल जुलाना से कैंडिडेट बनाया है। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, कोर्ट में केस चल रहा है। ब्रजभूषण को पूरा बीजेपी पार्टी उनको सपोर्ट कर रहा है। हमारे साथ में अपोजिशन खड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने, हम जब रोड पे घिसट रहे थे तो पहली पार्टी थी जो हमारे सपोर्ट में खड़ी थी। उन्होंने उनको जो सपोर्ट दिया हुआ, आज हमारा परिवार हमारे सपोर्ट में खड़ा है, तो हमें एक ताकत मिलेगी, एक हौसला मिलेगा। क्योंकि आपको पता, इतनी बड़ी लड़ाई बिना हौसले के, बिना ताकत के नहीं लड़ी जाती है। वो लड़ाई को हम अंजाम पे पहुंचा के आपसे उस दिन मैं बात करूंगी। बिल्कुल, कांग्रेस ने हमेशा सपोर्ट किया हमें, सभी ओपोजिशन ने हमें सपोर्ट किया। तो ये चीज़ें देखी जाती है कि भाई बुरे समय में आपके साथ कौन खड़ा है। और जब हमारी बात हुई हमारे नेता राहुल गांधी जी से कि भाई, उन्होंने हमें ये बोला कि भाई हम हर कंधे से कंधा मिला के हर लड़ाई लड़ेंगे। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होते ही यूपी के बाहुबली ठाकुर नेता ब्रजभूषण शरण सिंह भी एक्टिव हो गए हैं। कुश्ती हो या कोर्ट, हर तरह के दांव पेच में ब्रजभूषण अभी अखाड़े में बचे हुए हैं। सही समय देखकर उन्होंने दांव मारा है। 2012 में दीपेंद्र हुड्डा को हरा करके मैंने इस संघ पर एक तरीके से मेरा कब्जा हुआ था, या मैं चुनाव जीता था, और इनके मन में कसक थी। और ये षड्यंत्र, एक कुश्ती संघ पर कब्जा, और दूसरा इसी बहाने भारतीय जनता पार्टी पर हमला, विचारधारा पर हमला। क्योंकि मैं पार्टी में 89 से जुड़ा हूं, राम जन्मभूमि आंदोलन से भी जुड़ा हूं। राम जन्मभूमि आंदोलन में 2-2 बार जेल जा चुका हूं। और हमारे बहाने ये बीजेपी पर हमला था, या मोदी जी पर हमला था, या विचारधारा पर हमला था। और ये जो राहुल की टीम है, ये कांग्रेस की टीम है, जो ये हमेशा ये काम करती रहती है। ये चेहरे थे, मोहरे थे, ये मोहरे थे जो भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा, या कांग्रेस फैमिली के द्वारा ये मोहरे के तौर पर प्रयोग किए गए थे। जिस दिन की घटना वो बता रही थी, उस दिन मैं लखनऊ में था, तो कैसे हो गया ये तो समय आने पर पता चलेगा। हरियाणा में करीब 3.5% ठाकुर वोटर हैं। कांटे की लड़ाई में ये वोट अहम हो सकते हैं, इसलिए ब्रजभूषण को अभिव्यक्ति की फुल आजादी मिली हुई है।
95% हिंदू आबादी वाला हिमाचल प्रदेश इन दिनों हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर उबल रहा है। 1971 से 2011 के बीच हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम आबादी 198% बढ़ी। इस दौरान हिंदू आबादी में केवल 96% की बढ़ोतरी हुई। शिमला में 1971 से 2011 के बीच मुस्लिम आबादी 171% बढ़ी। सिरमौर में मुस्लिम आबादी 204% बढ़ गई और मंडी में 1971 से 2011 के बीच मुस्लिम आबादी 202% बढ़ गई। हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम आबादी का बढ़ना मुद्दा है। हरियाणा में अभी ये मुद्दा नहीं बना है, बजाय इसके कि हरियाणा में 40 साल के अंदर मुस्लिम आबादी 339% बढ़ गई है। 1971 की जनगणना के मुताबिक हरियाणा में 4,05,723 मुसलमान थे। राज्य की आबादी में उनका हिस्सा 4.04% था। 2011 की जनगणना हुई तो हरियाणा में 17,81,342 मुसलमान हो गए। राज्य की आबादी में मुसलमानों का हिस्सा बढ़कर 7% हो गया। 1971 से 2011 के बीच 40 साल में मुस्लिम आबादी 339% बढ़ी। इस दौरान हिंदू आबादी सिर्फ 147% बढ़ी। हरियाणा की आबादी में हिंदुओं का हिस्सा 89% से घटकर 87% रह गया। हिंदू घट रहे हैं, मुसलमान बढ़ रहे हैं, लेकिन हरियाणा में डिस्कशन का मेन टॉपिक कास्ट है। मुद्दे की बात यह भी है कि नरेंद्र मोदी की पार्टी को मुस्लिम वोट बहुत कम मिलते हैं, केवल 8%, यानी 100 में 8, 1000 में 80 और 1 लाख में 8000। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बस इतने ही मुस्लिम वोट मिले। मुसलमान वोटर अब भी बीजेपी से 2.5 कोस की दूरी बनाकर चलते हैं। इसे बीजेपी भी समझती है और विरोधी पार्टियां भी इससे अपने फेवर में इन कैश कराने में जुटी रहती हैं। बीजेपी का मुस्लिम वोट शेयर लगभग कांस्टेंट है। CSDS पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक 1999 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 6% मुसलमानों ने वोट दिया। उस चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी फेस थे। 2004 के चुनाव में भी बीजेपी को 6% मुस्लिम वोट मिले, तब भी अटल बिहारी वाजपेयी ही फेस थे। 2009 में जब लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के फेस बने तो बीजेपी का मुस्लिम वोट शेयर घटकर 4% रह गया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पीएम कैंडिडेट थे तब भी 4% मुसलमानों ने ही बीजेपी को वोट दिए। 2019 में सबका साथ सबका विकास नारा लगा और डीबीटी स्कीम का फायदा मुस्लिम घरों तक पहुंचा तो बीजेपी का मुस्लिम वोट शेयर बढ़कर 7% हुआ। 2024 में इसमें मामूली बढ़ोतरी हुई और ये 7% से बढ़कर 8% हो गया। बीजेपी सिर के बल खड़ी हो जाए तो भी मुसलमानों का भरोसा नहीं बढ़ता। बीजेपी मुस्लिम टॉपिक का दूसरा इस्तेमाल करती है। इसमें वो हिंदू जोड़ने का ग्लू तैयार करती है। मोदी की पार्टी की समस्या ये है कि हरियाणा में वो ग्लू काम करता नहीं दिख रहा है। इंटरनल असेसमेंट भी, ग्राउंड रिपोर्ट भी और आपकी रिपोर्ट भी, आप भी रिपोर्टर हैं, आप भी रिपोर्ट देते भी हैं, लेते भी हैं, तो आप भी जानते हैं सारी रिपोर्ट एक ही है। हरियाणा भूपिंदर सिंह हुड्डा के हाथों में चुनाव की कमान है। अघोषित तौर पर वही सीएम कैंडिडेट हैं। 32 कैंडिडेट वाली कांग्रेस की पहली लिस्ट में 28 पुराने विधायकों को टिकट दिए गए हैं। कांग्रेस की लिस्ट में 9 जाट कैंडिडेट दिख रहे हैं, लेकिन फाइनल लिस्ट ऐसी नहीं होगी। कांग्रेस की अगली लिस्ट में पिछड़ा और दलित कैंडिडेट ज्यादा होंगे। पिछड़ा और दलित कैंडिडेट के साथ जाट वोट टैग किया जाएगा। हरियाणा में कांग्रेस उसी रणनीति पर चलेगी जिस पर सपा यूपी में चली थी, या जिस स्ट्रेटजी पर ममता बनर्जी की पार्टी पश्चिम बंगाल में चलती है। हुड्डा की लीडरशिप के नाम पर कांग्रेस को जाट वोट मिल जाएंगे। पिछड़ा और दलित कैंडिडेट दिखाकर इन जातियों के वोट जुटाए जाएंगे। कांग्रेस को एक ही बात की चिंता है कि कहीं एंटी इनकम्बेंसी वोट बट ना जाए। कई दौर की बातचीत के बाद भी आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का अलायंस नहीं हो पाया। आम आदमी पार्टी की तरफ से, वॉलेंटियर्स, कार्यकर्ता और लीडरशिप की तरफ से मैं एक चीज कह सकता हूं, हम पूरी तरीके से तैयार है। पार्टी के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। वर्ड गो मिलते ही हम सारा अनाउंस कर देंगे। हम हर सीट पर, हर जगह पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और जो भी हमें कमजोर आंकेगा
वो भविष्य में स्वयं पछताएगा। आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने केवल 25 सेकंड में कांग्रेस को धमकी दे दी। क्या हरियाणा में कांग्रेस के साथ वही रिपीट हो सकता है जो एमपी में हुआ था? वहां समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस की बातचीत करके कांग्रेस ने गच्चा दे दिया था। हरियाणा में संदीप पाठक कह रहे हैं कि आपको कमजोर न समझा जाए। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर होते तो इन दिनों हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रहे होते। केजरीवाल नहीं हैं, इसलिए उनकी पत्नी चुनाव प्रचार संभाल रही हैं। आपका बेटा, आपका भाई केजरीवाल शेर है, वो मोदी जी के सामने झुकने वाला नहीं है। आपको आज मैं हरियाणा की बहू, आपकी बहू, आपकी बहन, आपसे पूछती हूं, क्या हरियाणा इस अपमान को चुपचाप बर्दाश्त करेगा? आपके बेटे ने हरियाणा का पूरे देश और दुनिया में नाम रोशन किया है। क्या आप सब चुपचाप बैठे रहेंगे? क्या आप अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? 8 अक्टूबर के बारे में मैक्सिमम लोग यही अनुमान लगा रहे हैं कि बीजेपी माइनस में रहेगी। माइनस कितना होगा ये धर्म नहीं जाति से तय होगा।